सभी को नमस्कार। आज के इस शानदार लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऐसा शानदार क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इस लेक्चर को पूरा देख लेंगे अच्छे से तो लगेगा नहीं जो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसके पहले जो 69 बीपीएससी पीटी को लेकर जितना भी वीडियो बनाया है लगभग 15-16, वो सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ पिछले 10 महीने का इकोनॉमी में जो करंट अफेयर्स है। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, भारत का जो दर्जा भी दिया गया है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, गरीबी सूचकांक, फिर कुछ जो आयात निर्यात का डेटा है, फिर विदेश व्यापार नीति का डेटा है, लॉजिस्टिक इंडेक्स है, फिर देन आपका जो इसमें एमएसएमई को लेकर सरकार जो कुछ पहल किया है, फिर आरबीआई का कुछ जो घटनाक्रम हुआ है, कितना हम कहाँ कितना निर्यात करते हैं, इंडिया में कहाँ से एफडीआई आता है, कितना इंडिया में रेमिटेंस आता है, उसके बाद जो है पर कैपिटा इनकम हमारे देश में किस राज्य का है, फिर जीएसडीपी किसका है, चीनी मिल की संख्या कितनी है, आयात निर्यात हम कहाँ किसको करते हैं, एफडीआई कहाँ से आता है, कृषि उत्पाद में मेरा क्या रैंकिंग है, पूरे वर्ल्ड में किसका कितना जीडीपी है, इंडिया में मिनरल्स जो खनिज संसाधन का क्या है कंडीशन, उसको देखेंगे पूरा अच्छे से। और साथ ही साथ इसमें कुछ जो है और भी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर देखेंगे किसका कितना योगदान है, और अंतिम में कुछ कुछ यहाँ पे स्कीम को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मेरा जो भी लेक्चर आता है, मैं बार बोलता हूँ ऑथेंटिक सोर्स की बात करता हूँ। तो ऑथेंटिक सोर्स में क्या आता है, सरकार का कोई ऑफिस, सरकार के जाइए साइट पे, वहाँ कोई अगर पीडीएफ है तो रिपोर्ट है तो वो आपके लिए ऑथेंटिक सोर्स हो गया। तो आज के इस लेक्चर में मैं कुछ ऐसे ही सोर्स का यूज किया हूँ, तो थोड़ा सा मैं एक सोर्स आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसा देखने को मिला कि कई एक दो में कमेंट आया कि करंट डेटा नहीं बताते हैं, पुराना ही डेटा बता देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बात कैसे समझ में आएगा। मैं उस वीडियो में बताया था कि जो भी इकोनॉमिक्स का करंट डेटा होगा मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बिना वीडियो देखे कमेंट करने का एक यही फ़ायदा है कि चीज़ें जो है ना गलत चीज़ें चली जाती है। तो आइए, जो जहाँ तक सोर्स की बात है तो मैं आपको एक सोर्स दिखा रहा हूँ। जब आप क्या कहते हैं, एक साइट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस का, उसके साइट पर जब जाइएगा आपको इस तरह का भी एक लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट दिखाई पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट 2022 और 23, ठीक। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एनुअल रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में पिछले एक साल का जो भी माइनिंग के एरिया में हुआ है, कितना कहाँ प्रोडक्शन हुआ है, उन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से 306 पेज का ये है। लेकिन हाँ, 306 पेज में आपके लिए सारा पेज इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें पूरे 306 में से वही लगभग 25-30 पेज ऐसा है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या किया हूँ, इसी में से स्क्रीनशॉट लेके आपको अभी बताऊंगा, ठीक ना। और इसमें जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छा दिया गया है। ऐसा मैं इसको क्यों यूज किया, क्योंकि अगर आप किसी भी मैगजीन को पढ़ेंगे ना तो मिनरल्स को लेके जो रिपोर्ट दिया गया वो सारा 2000 का दिया गया है, लेकिन ये आपको मैंने आपकी जस्ट दिखाया 2022 और 23 का है, ठीक। तो इस तरह से अगर अपडेट होकर एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा अवश्य ही होगा। तो सोर्स को लेके और करंट अपडेट को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, वो सब मैं करंट से ही जोड़ के बता रहा हूँ। हाँ, एनसीईआरटी में चीज़ें क्या है कि कुछ कुछ जो पुराना है वहाँ मैं बोल देता हूँ कि ये पुराना डेटा है, तो थोड़ा सा उसको सुनना पड़ेगा आप लोग को। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जो अगस्त महीने का जो सबसे बड़ा न्यूज़ ये था कि हमारे देश में जो कुछ जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इसे सबसे बड़ा कैटेगरी महारत्न का है, फिर नवरत्न का है, ठीक ना। तो इसमें जो है आपका एक मिनी रत्न भी है। तो महारत्न जो कंपनी आपका है ये अभी इसकी कुल संख्या 13 हो गई, 13 हो गई है, और अभी इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड को शामिल किया है। अब यहाँ पे अगर इस बार अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां महारत्न में शामिल है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। महारत्न का जो कॉन्सेप्ट पहली बार जो सरकार ने 2010 में लाई थी,
सबसे पहले सेल को दिया गया, मतलब 2010 में 2 कंपनी को, सेल को दिया गया था और आपको जो है ना भारतीय रेल जो है ना ये निगम है को दिया गया था। फिर आपको आगे जाके हर एक ईयर 11-13 ऐसे करके ये कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया, फिर गेल को दिया गया, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इधर 19 में दिया गया है, फिर ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया, फिर ओएनजीसी को दिया गया, फिर एनटीपीसी को आपको दिया गया। एनटीपीसी 2010 में दिया गया था, ये डेट याद रख सकते हैं। भेल को 2013 में दिया गया। बीपीसीएल मतलब कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 2017 में दिया गया। एचपीसीएल ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 2019 में इसको दिया गया था। फिर आपको जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, इसको भी दिया गया 22 में दिया गया है। और ये अभी आपको ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को 2023 में अगस्त महीने में दिया गया है। तो अब ये तो हो गया आपका, यहाँ से चीज़ें पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे महारत्न का दर्जा आखिर किस कंडीशन में कंपनी को मिलती है, सरकारी कंपनी को? तो पहला कंडीशन ये है, वो कंपनी नवरत्न के कैटेगरी में आता हो, नवरत्न के कैटेगरी में आता हो। उसके बाद जो है इसमें उसका जो पिछले 3 साल का जो औसत कारोबार है, जो टर्नओवर है, 25,000 करोड़ होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक। फिर जो उसका जो संपत्ति जो है, जो औसत 3 साल का जो संपत्ति है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। और प्रॉफिट पिछले 3 साल में जो औसत जो शुद्ध लाभ जिसको बोलते हैं वो 5,000 करोड़ कंपनी का होना चाहिए, तभी महारत्न का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें चीज़ें आप बता देंगे। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को भी 14वें नंबर का नवरत्न जो है आपको उसको दर्जा दिया गया है। तो इतना ध्यान रखें तो आपका बाकी हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक रिपोर्ट पे, इसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये जारी कौन करती है? UNCTAD, इसको बोलते हैं अंकटाड। क्या बोलते हैं इसको? अंकटाड, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन इसका इस संगठन है। और इस बार का जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का जो थीम मेनली क्या था? इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, क्योंकि थीम कई बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये संस्था एक और रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। क्योंकि कभी कभी से यूपीएससी जब आप एग्जाम पीटी देखते होंगे तो वहाँ पे पूछता है ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है। हालांकि यूपीएससी ने एक बार शायद 63 या 64 के अराउंड पूछा हुआ है, हाँ इधर अभी शायद 1-2 साल फिर नहीं पूछा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो इसमें ये है कि जो इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात आती है, तो अभी आपका पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका अमेरिका, देन चाइना, देन सिंगापुर, देन हांगकांग, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन कनाडा, देन आपका इंडिया। और इंडिया जो है यहाँ पे आपका इस बार 49 अरब डॉलर जो है ना इंडिया को इस बार एफडीआई हुआ है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये आपका और मेनली रैंकिंग ही पूछता है, तो क्या कैसे है, ठीक। अब नीति आयोग का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये बहुत ही इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये 15 जुलाई 2023 को इसको जारी किया गया था। इसमें सिंपल ये कहा गया है कि 2015-16 से लेकर अभी 2019-21 तक में जो है ना हमारे देश में जो है 13.5 करोड़ लोग को जो है ना गरीबी से बाहर निकाला गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें अभी जो गरीबी सबसे ज़्यादा कहाँ? बिहार में, तो 33.76% है, फिर झारखंड, फिर मेघालय, यूपी और मध्य प्रदेश में। तो ये आप रैंकिंग याद रखिएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी इसमें और कुछ डेटा और फैक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से यही परसेंटेज के आसपास क्वेश्चन इसमें रहेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस डेटा को जो तैयार किया गया इसमें एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का इसमें जो है ना यूज किया गया है। तो हाँ, ये दोनों इसका इस डेटा का यूज करके इसको तैयार किया, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक डेटा होता है जो आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डेटा होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये याद रखिएगा अभी जो आपका अप्रैल और जून 2023 का ये डेटा याद रखिएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमने जो निर्यात एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को, देन यूएई को, फिर नीदरलैंड को, फिर चाइना को। और इंपोर्ट जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा आया है वो चाइना से, वो रसिया से,
फिर आपका जो है ना अमेरिका से, यूएई से और सऊदी अरबिया से। तो ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखें, क्योंकि ये अप्रैल जून 2023 का डेटा है, ठीक ना, इस बीच का। तो निर्यात और आयात का यहाँ चीज़ें हैं, आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर देखिए अगला इसमें कि जो आपका ईपीआई मतलब कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो है आपका, वो कौन जारी किया है? नीति आयोग ने किया है। इसमें जो सबसे जो अच्छा जो निर्यात की तैयारी है वो तटीय राज्य में तमिलनाडु का है, फिर महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, गुजरात का है। नहीं, तटीय राज्य। इसको मैं जो करंट अफेयर्स पीआईबी के सीरीज में भी इसको बताया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर है। लैंड लॉक में सबसे अच्छा जो तैयारी जो है निर्यात में, वो आपका हरियाणा है, फिर तेलंगाना है, सॉरी। और बिहार का अगर देखा जाए ओवरऑल में 22वां रैंक है, तो ये बिहार का आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, निर्यात की में जो सबसे जो बेहतर जो अगर कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट, तो वो कौन सा है? जामनगर गुजरात का है, और सूरत भी कहाँ है? गुजरात में है। फिर आपका बम्बई। तो ये डिस्ट्रिक्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक ना, जामनगर, सूरत। अब नेक्स्ट इसमें एक चलते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अभी हमारी देश की सरकार इलेक्ट्रिक जो वाहन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए जो है ना एक सिडबी जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, उसने एक कॉन्सेप्ट लाया है। इसका नाम है EVOLV। इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग ऑफ वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो इसमें सिंपल यही है कि सिडबी जो है ना, ये प्रयास कर रही है कि इसमें छोटे छोटे जो निवेशक हैं इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में आए, इन्वेस्ट करें, और इंडिया में जो है ना 2030 तक जो है ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन, या जो है ना 30% जो इलेक्ट्रिक वाहन हमारे देश में हो जाए। तो ये ध्यान रखें। इसे पूछेगा EV30 क्या है, तो 2030 तक जो है लगभग 30% जो है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो जाते हैं। ये पूछ सकता है किससे है संबंधित है? ये सिडबी से संबंधित है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसको जारी किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। जारीकर्ता का नाम याद रख सकते हैं आप। सबसे अच्छा लॉजिस्टिक जो है, इसका मतलब सिंपल ये है कि कोई देश जो सामान को जो अगर कहीं ले जाती है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लॉजिस्टिक व्यवस्था होता है वो कैसा है। तो सबसे बेहतर आपका पूरे दुनिया में सिंगापुर, फिनलैंड, और 4 देश ऐसा है जो कि तीसरे रैंक पर है, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। और इंडिया का रैंकिंग ओवरऑल में 38वें नंबर पे है, और इसको इंडिया को जो है आपका आया है कितना स्कोर? 3.4। इंडिया को कितना आया है? 3.4। ये आप याद है। बाकी इंडिया के इस रैंकिंग पे 38 पे और भी 4 देश हैं, तो आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चलते हैं, जो कि इस साल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपका FTP, ठीक है, विदेश व्यापार जो है नीति या पॉलिसी 2023-24। इसको लॉन्च कब किया गया? 31 मार्च 2023 को। इसमें एक रिपोर्ट ये कहा गया है कि हम लोग अभी जो है ना 22-23 में जो निर्यात जो है ना 760 अरब डॉलर कर चुके हैं, वस्तु प्लस गुड्स और सर्विस मिला के। तो एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जो नई व्यापार नीति है, इसको 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है, और ये 2030 तक जो है ना ये इसका रहेगा, लगभग 7 साल तक ये रहेगा। और लक्ष्य क्या है कि वस्तु और सेवा का जो निर्यात है वो 2 ट्रिलियन डॉलर हो जाए, और दोनों में 1-1 डॉलर का लक्ष्य है। तो ये बड़ा लक्ष्य है, इसके लिए सरकार को अच्छे से करना पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज़ें जोड़ा गया है इस व्यापार नीति में, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो स्पेशल किस्म का केमिकल है या जीव है या मटेरियल्स है या टेक्नोलॉजी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रमोट करने की बात की जा रही है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं,
एक है हनी या शहद क्रांति, ठीक है ना, स्वीट रेवोल्यूशन, ये 2017 में शुरू हुआ, ठीक है ना। और अभी सबसे अधिक जो शहद उत्पादन कौन करता है, यूपी, देन बिहार, देन पंजाब, वेस्ट बंगाल, पंजाब, देन फिर आपका बिहार या बिहार है। अब आगे चलते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट आया था, ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये इसके रिपोर्ट का मेन जो थीम था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। ओके, तो इसमें कहा गया है इंडिया में जो 1% जो टॉप के जो लोग हैं उनके पास देश का 40% संपत्ति है। जब इसको मेंस में पढ़ेंगे तो लिखेंगे, हाँ यहाँ भी आप डेटा तो याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। अब देखो यूएनओ एक रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, संस्था का नाम आप याद रख सकते हैं। अब जो एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, मीडियम स्मॉल साइज का, अब इसमें इंटरप्राइज है, अब इसमें सरकार कई तरह के इनिशिएटिव लेते रहती थी। एग्जाम में एक बार 65 में उस साल वो इनिशिएटिव लिया गया था, सरकार ने पूछ लिया था। इसमें आप ध्यान रखिएगा, एक है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसको रैंप बोलते हैं, इसी संबंधित है, ठीक, मतलब कैसे बेहतर एमएसएमई परफॉर्मेंस कर सके उससे संबंधित है। एक और आपका CGTFMS है, मतलब कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, ये भी इसी से संबंधित है। क्वेश्चन शायद ये बीपीएससी में पूछा था, इसी का ऐसे करके ये किससे संबंधित है, ये आपका MSME से संबंधित है। एक और है एस्पायर भी है, इसमें नवाचार कैसे किया जाए इस क्षेत्र में उसके लिए है। और एक है MSME प्रतिबस्ती लीन, अभी हाल ही में जारी किया गया। तो कौन किससे संबंधित है आप इतना आप याद रख सकते हैं। एक और इसमें स्फूर्ति भी संबंधित इसी से है, और एक लोन इन 59 मिनट्स भी इसी से संबंधित है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई जो है ना 12 जुलाई 22 को आरबीआई ने अनुमति दिया कि आप रुपये में भी व्यापार कर सकते हैं, और पहला देश रूस था जिसके साथ दिसंबर 2022 में जो रूस के साथ पहला समझौता हुआ, और एक खाता खोला गया, उसका नाम है वेस्ट्रो अकाउंट, ठीक है ना, वेस्ट्रो खाता। तो इस खाता में जो है ना अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है ना चीज़ें अदला बदली कर सकते हैं। अभी लगभग जो है ना 18 देशों के साथ इस तरह का खाता ओपन किया गया। तो बस ये ध्यान रखिएगा, अब जो है ना रुपये में व्यापार करने के लिए वेस्ट्रो अकाउंट का यूज जो है ना दोनों पार्टी करती है। अब आरबीआई एक रिपोर्ट लॉन्च की है, मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 में। इसका जो एक मेन जो विषय है इस रिपोर्ट का ये है कि टुवार्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक फैम नाम का योजना है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित है, ये भी बार पूछ चुका है। सतत इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये है कि इसके तहत कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन उसके उपभोग को बढ़ावा देना है, इसका नाम सतत रखा गया। ये किससे संबंधित है ये पूछा जा सकता है। भारत में कॉटन के बाद चीनी इंडस्ट्री दूसरा सबसे बड़ा जो है कृषि आधारित या एग्रो बेस्ड जो है इंडस्ट्री का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ा जो है ना आपका इसका उत्पादक है, सबसे बड़ा जो चीनी का क्या है उत्पादक है, उपभोक्ता भी है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक या एक्सपोर्ट भी जो है ना भारत करता है। अब एक अगर कभी ये लिखा जाए कि E20% क्या है, E20% का मतलब ये है कि जो ईंधन या फ्यूल में 20% इथेनॉल रहेगा और 80% आपका पेट्रोल रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 5 जून को पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया है। इसका जो मेन थीम था पावरिंग द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। हमारे देश में के जो लोग विदेशों में जो काम करते हैं वो जो पैसा हमारे यहाँ देश में भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है। अब रेमिटेंस रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है। 2022 में रिपोर्ट में कहता है भारत सबसे ज़्यादा पैसा आता है, फिर मैक्सिको, फिर चीन, ये 3 याद रखिए, बाकी गूगल भी सर्च कर सकते हैं। अब आइए मिल्क प्रोडक्शन में, दूध उत्पादन में जो है ना अभी हम लोग पहले नंबर पे हैं, और ये देखिए इतना ग्राम प्रति व्यक्ति जो उपलब्ध है 444 ग्राम पर डे, ठीक ना।
50वें नंबर का जो जीएसटी का जो बैठक हुआ उसमें एक निर्णय लिया गया, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, घुड़सवार पर 28% का जीएसटी लगेगा। मिनिमम इनकम गारंटी राजस्थान सरकार ने लागू किया है, कानून बनाकर ही पूछा जा सकता है। फ्लोटिंग स्टोर कहाँ खुला है? अमेजन इंडिया ने खोला है कि हाँ डल झील पे, ठीक ना, पानी के नाव पर, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में जो है ना अब भारत इसमें शामिल हो गया। पूरी दुनिया के एक वैश्विक समझ सकते हैं संस्था है, जहाँ पे अगर कोई भी होता तो यहाँ पे क्राइसिस होगा तो भारत उसमें शामिल हो गया, अपना मुद्दा वहाँ पे वो आराम से रखेगा। एक इंडेक्स है विश्व प्रतिस्पर्धा दिवस जो है ना, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो है ना आपका मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये स्विट्जरलैंड की संस्था है, ठीक। पहला नंबर पर कौन है? डेनमार्क है। दूसरा पर आयरलैंड है। इंडिया 40 नंबर पर है। इंडिया बहुत ऊपर 40 ही रैंक पे है, ठीक। आगे चलते पर कैपिटा इनकम हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा गोवा का है, फिर सिक्किम का है, फिर दिल्ली का है, सबसे कम बिहार का, फिर यूपी का, फिर आपका झारखंड का। ये डेटा याद रखिएगा। अब जो हमारे देश का जो GFDP है, जो ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो राज्य का होता है, वो जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, फिर देन तमिलनाडु का है, फिर गुजरात का है। ओके, सबसे कम मिजोरम, फिर आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, तब अपने अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो कारखाना है तमिलनाडु में है, ये इसको सर्च कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा MSME जो छोटा इंडस्ट्री यूपी में, फिर बंगाल में, फिर तमिलनाडु में। चीनी मिल की संख्या अभी सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। लेकिन इस बार का जो 20 मई 2023 का रिपोर्ट आया है, उत्पादन किसका हुआ है? यूपी का। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा चीनी, ठीक ना। मिल की संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन जो है ना इस बार जो उत्पादन हुआ है वो यूपी का सबसे ज़्यादा हो गया। ऑपरेशनल सेज जो है अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में, जहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यहाँ बात कर रहा है, सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक निर्यातक जो राज्य है, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। भारत के 10 बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन है? ये 22 का डेटा है। सबसे बड़ा अमेरिका है, चाइना है, फिर UAE है, सऊदी अरब है, जर्मनी है। तो ये डेटा कम से कम 5 आप याद रखिएगा, मैं 4-5 लिख के लाया भी हूँ। भारत से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश को होता है? लेटेस्ट डेटा है, अमेरिका, फिर ये तब जाके चाइना। भारत से आयात क्या होता है? कहाँ से आता है? चाइना से ज़्यादा आता है, अमेरिका से, UAE से, सऊदी अरब से, और आपका रशिया से। सबसे ज़्यादा जो FDI हमारे देश में आता है वो सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से, US से, और UAE से। तो ये सब डेटा है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। हमारे देश में जो FDI सबसे किस क्षेत्र में आता है? कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में। सबसे ज़्यादा निर्यातक डिस्ट्रिक्ट कौन है? जामनगर, देन फिर सूरत है। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात हम अभी, ये लेटेस्ट डेटा है, 2-3 महीने पहले का, और अभी भी है। रूस सबसे पहले पे है, तब सऊदी अरबिया है, तब इराक है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा बिजली खपत चाइना करता है, अमेरिका करता है, फिर देन भारत करता है। ये भी एग्जाम में वर्क पूछ चुका है। सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा प्लांट किसके पास है? अमेरिका के पास, फिर फ्रांस के पास, फिर आपका चीन के पास। काशीवाजावी करीबा एक जो है परमाणु संयंत्र केंद्र है, वो जापान में है, और दुनिया का सबसे कहा जाता है लार्जेस्ट है ये, ठीक ना, परमाणु संयंत्र। अब देखिए कृषि उत्पाद में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए चावल उत्पादन में सबसे जो है ना अभी पहले पर पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, फिर पंजाब है। गेहूं में यूपी है, फिर आपका कौन है? पूरे दुनिया के ऊपर चाइना है। यहाँ भी चावल में चाइना है, सेकंड पे भारत है। मक्का देखा है सबसे अधिक कर्नाटक में, यहाँ पे आपका पूरे ओवरऑल में अमेरिका। तो ये कृषि उत्पाद है। अब यहाँ पे इसको मैं एक स्क्रीनशॉट ही लिया हूँ, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। कुछ याद रखना चाहिए। चावल का जो है आपका विश्व में प्रथम चीन है, फिर बंगाल है। गेहूं आलू चीन है, फिर उत्तर प्रदेश है। मक्का में अमेरिका है, फिर यहाँ भारत में कनाडा है। दलहन दालें भारत है पूरे विश्व में, यहाँ मध्य प्रदेश है। मूंगफली में चीन है, यहाँ गुजरात है। यहाँ गन्ना में अधिक ब्राज़ील प्रथम है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। जूट में भारत है, यहाँ पश्चिम बंगाल है। तंबाकू चीन है, यहाँ आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक यहाँ थाईलैंड है, यहाँ आपका
जो है केरला है, कॉफ़ी में यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ कर्नाटक। इसको वीडियो पॉज करके आप सब देख लीजिए, ठीक है ना। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। पूरे दुनिया में अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर देखें पूरी दुनिया में, ये याद रखिए बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, तो सबसे देखिए पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, जर्मनी, इंडिया यहाँ पे है। ये डेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2022 का है। देखिए अभी 22-23 में हमारे देश में जो डेटा है, आप यहाँ देखिए क्या है, एक्सपोर्ट निर्यात का, ये वस्तु है, ठीक है ना, और ये क्या है, सर्विस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में वृद्धि हुआ है पिछले 1 साल में। और यहाँ पे आप ये जो आपका जो वस्तु का है 447.46 है, ठीक ना, ये मिलियन डॉलर है। और यहाँ आपको जो है ना ये सर्विस का दिया हुआ है। तो वस्तु का ज़्यादा हम लोग जो है ना निर्यात करते हैं, सर्विस का कम करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दोनों एक बार जोड़ के डेटा देख लीजिएगा। हाँ, इसको इंक्रीज इसमें इतना हुआ, इसमें आपका इतना हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं, हमारे देश में 13 मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट में बड़े बड़े पोर्ट हैं, जैसे गुजरात, कंडाला, मुंबई महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरला, हल्दिया वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, तुतिकोरन तमिलनाडु। ये मैचिंग में पूछता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाँ, मिनरल्स के बारे में। देखिए मिनरल्स में के बारे में जैसा कि आपको रिपोर्ट बताया, उसी रिपोर्ट को बेसिस बना के मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। देखिए पहला तो ये है कि ट्रेंड इन मिनरल्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप सिंपल याद रखिए, देखिए ये वाला, ये जो आपका लाइन है ये एक्सपोर्ट का, और ये किसका, इंपोर्ट का। देखिए एक्सपोर्ट तो समझिए बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन हम किससे काम चलाते हैं, इंपोर्ट करके, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या कहता है 21-22 में मिनरल्स प्रोडक्शन रिपोर्ट जो किया गया मेनली 19 स्टेट में, ठीक ना, उसमें से 7 ज़्यादा जो है ना ज़्यादा वहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे मिनरल्स का जो प्रोडक्शन हुआ अभी लेटेस्ट में, वो सबसे ज़्यादा शेयर किसका, उड़ीसा विथ शेयर ऑफ 44.11%। फिर छत्तीसगढ़ का है, फिर राजस्थान का है, फिर कर्नाटका का है, फिर झारखंड का है, फिर मध्य प्रदेश का है, तब महाराष्ट्र का है। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ देखिए कितना बेहतरीन डेटा दिया गया है, सबसे अधिक शेयर किसका है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपका हो गया। फिर वही चीज़ यहाँ पाई चार्ट में दिखाया गया है। नेक्स्ट इसमें है कि जो आपका द स्टेट विच हैव इंडिकेट एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मिनरल्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो मिनरल्स प्रोडक्शन का जो मूल्य का जो आपका जो बढ़ोतरी हुआ है, वो देखिए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, फिर झारखंड में, फिर कर्नाटका में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर बिहार में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, असम में। ये उतना याद नहीं रखना, एक दो चीज़ें, दो का फुल याद रखिए, ठीक, चीज़ें आपके लिए काम हो सके। अब इसमें आगे चलते हैं कि हाँ, ग्रोथ रेट जो है ना, इसमें देखिए 2 में निगेटिव हुआ, यूपी में और कहाँ, गोवा में। इतना हाँ, इतना डीपली नहीं जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी जब मैं पढ़ा रहा था आप इसको पढ़ लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे देश में जो माइनिंग का काम करता है वो 2 तरह की कंपनियां करती है, एक प्राइवेट और एक आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये रिपोर्ट कहती है कि 21-22 में प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था इसमें 58.54% था, ठीक ना, इस तरह के एक्टिविटी में। और यहाँ पे देखिए इसी में जो पब्लिक सेक्टर का देखिए कितना है, 41.46%। इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहाँ एक इंडेक्स दिया हुआ है कि पूरी दुनिया में भारत का क्या जो है ना कंट्रीब्यूशन है माइनिंग के रैंकिंग में। यहाँ देखिए रैंकिंग आपको याद रखना पड़ेगा। बॉक्साइट का रैंक क्या है, 6ठा, क्रोमाइट का 4th, आयरन ओर का 4th, मैग्नीज ओर का आपका 5th रैंक इंडिया का है। बाकी जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिए। जैसे तीसरा किसका है, जिंक यहाँ दिख रहा होगा आपको। लीड का भी कितना है, तीसरा है। दूसरा किसका, स्टील का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। कॉपर का कितना है, 7वां है। एल्यूमिनियम का कितना है, थर्ड तीसरा है, ठीक। तो ये यहाँ पे लाइन भी लिखा हुआ, मैं इसको हालांकि PDF दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, सेम टू सेम वहीं पे है। और ये सब आपको दुनिया किसी किताब में नहीं मिलेगा,
ठीक है ना, ध्यान रखिए, क्योंकि इतना लेटेस्ट जितना भी मार्केट में बुक है वही 20-19 का डेटा यूज़ कर रहा है, तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक और देखिए, यहाँ बॉक्साइट के बारे में लिखा गया है कि जो मैं चीज़ें मेनली इंपोर्ट वही बताऊँगा। सबसे ज़्यादा कहाँ, उड़ीसा, ठीक है, फिर देन कहाँ, गुजरात, फिर देन झारखंड, फिर देन छत्तीसगढ़, फिर देन महाराष्ट्र, फिर देन आपका मध्य प्रदेश। इसका मैं PDF दूंगा, आप आराम से वहाँ जाके इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, कॉपर का जो है आप यहाँ पे मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान सेकेंड नंबर पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो सुबह तुमको हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे आयरन ओर के बारे में। यहाँ पे देखिए बात, कंपनी का नाम सब दिया गया, कौन कितना कैसे करता है। आपको कंपनी पर फोकस बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको यहाँ लिखा हुआ है ऑलमोस्ट इंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, मतलब 98.6% कहाँ, उड़ीसा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका झारखंड, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है। नेक्स्ट चलते हैं, मतलब कि 98.6% में से उड़ीसा का इतना है शेयर, फिर छत्तीसगढ़ है, तो पहले उड़ीसा ही, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछे जाने का भयंकर चांस है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब आगे की ओर। दूसरा जो आपका यहाँ पे लीड के बारे में है, ठीक ना। हाँ, यहाँ गोल्ड जान लीजिए। गोल्ड में जाके लिखा हुआ यहाँ पे कि कर्नाटका वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड अकाउंटिंग ऑफ इतना % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ओके, बाकी कुछ कुछ झारखंड में भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका लीड के बारे में जहाँ तक बात किया जाए, सबसे ज़्यादा राजस्थान, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। लीड में भी और आपका जिंक में भी, ये दोनों में है। आगे चलते हैं, लाइम स्टोन की जहाँ तक बात है, इसमें भी यहाँ देखिए लिखा हुआ राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो वीडियो पॉज करते चलिए, सबको अपने माइंड में कहीं ना अगर कोने में जगह बचा हुआ है उसको आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। देन जो है आपका जो मैग्नीज का जो प्रोडक्शन है, इसमें आप देखिए क्या करना है। सबसे पहला जो आप इसमें डेटा याद रखिएगा, कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक ना, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर आपका आंध्र प्रदेश। एक इसमें नया चीज़ देखने को मिला, जो माइनर जो मिनरल्स होता है, इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, गौन जिसको हम खनिज बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, फिर आपका सेकेंड राजस्थान में, देन फिर आंध्र प्रदेश में, बाकी ऐसे करके घटता जा रहा है। तो सबको क्यों याद रखना, ऊपर का 3 याद रखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा क्या उत्पादन है। अब यहाँ पे देखिए एक और पेज में जब इसको आप PDF जब इसका रिपोर्ट पढ़िएगा, इस तरह के करके दिया गया है कि सिनेरियो ऑफ मिनरल रिच स्टेट, मतलब कि कहाँ पे है अभी ज़्यादा, ठीक ना। तो इस तरह से, या इसको कह सकते हैं कि एक तरह का जो कहाँ स्टोर्ड है, तो इसको जब पढ़िएगा आप, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसका यूज करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ, राजस्थान लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये लाइन भी छोड़ दीजिए। यहाँ आइए, यहाँ क्या लिखा है, लीड और आयरन ओर 100%, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही स्टोरेज है, ठीक ना। बाकी यहाँ जितना जितना आपको लिखा होगा ना, सब 100%, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहीं पे है। एक और मैं आपको जैसे कि यहाँ आइए कहाँ पे, झारखंड में, तो झारखंड में कितना देखिए 10%, टोटल का 10% है। बॉक्साइट भी झारखंड में है। तो अब ये क्यों, एक कैसे आपके एग्जाम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, ऑप्शन देगा, उसमें नाम देगा 2-3 राज्य का, तो यहाँ पे ऐसे चीज़ आपके लिए जो है ना चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए उड़ीसा में, देखिए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट हो रहा है, देखिए 73% यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, टोटल का 73%। आयरन में देखिए कितना है, 54%। ग्रेफाइट में कितना है, 30 जो है ना आपका 7%। उसी तरह अगर आप यहाँ पे आइएगा कि ये कर्नाटका, तो कर्नाटका में देखिए गोल्ड का यहाँ पे है, ठीक ना, ये चीज़ आप हो सकता है। अब देखिए हाँ, मध्य प्रदेश देखिए, आपको पता है कि हीरा, देखिए 100% डायमंड यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ कॉपर का 68% दिख रहा होगा। इसको एक बार पॉज करके मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता ही दिया हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसका मैं PDF तो शेयर कर ही दूंगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कुछ चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। देखिए हमारे देश में 1947 में 1400 ही मेगावाट का बिजली था, और आज बढ़ के 31 दिसंबर 2022 तक जो है ना कितना हो गया, आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इतना मेगावाट हो गया। इसको याद रखिएगा, जिसमें
थर्मल एनर्जी का सबसे अधिक योगदान है, मतलब 57.5%। फिर उसके बाद फिर नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दोनों आ जाता है। फिर आपका आता है जल विद्युत ऊर्जा, और अंतिम में आपका नाभिकीय ऊर्जा 1.7%। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि हमारे देश में जो जल शक्ति से जो सबसे अधिक बिजली कौन, प्रथम पंजाब, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश। इस डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये दिसंबर 2022 का डेटा है। फिर सिर्फ 3 जल विद्युत स्थापित वाले क्षमता वाले देश की बात है। चीन है, ब्राज़ील है, कनाडा, फिर जाके 6ठे नंबर पर भारत है। ये भी रिपोर्ट का ही चीज़ें लिया गया है। अब यहाँ पे जो चीज़ें जानना आपको ये है कि हाँ, ये बोला कि सौर ऊर्जा जो हमारे देश में है सबसे ज़्यादा दिसंबर 2022 का है। कहाँ पे क्षमता है, राजस्थान है, फिर गुजरात है, तमिलनाडु, तब कहाँ है, गुजरात में। तो ये हाँ, अगर राष्ट्र की बात, देश की बात किया जाए तो फिर चीन है, यूएसए और जापान है, ठीक। अब हमारे देश में जो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन है 31 दिसंबर 2022 तक की बात कर रहा हूँ, 31 दिसंबर 2022 तक की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, ये जो थर्मल पावर का है इतना प्रतिशत हिस्सेदारी, इसमें देखिए, इसमें थर्मल पावर तो इसमें कोयला का यूज करके, लिग्नाइट, गैस, तेल का यूज करके जो वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आपको हाइड्रो पावर आपको देख रहे इतना प्रतिशत दिख रहा होगा। नाभिकीय ऊर्जा आपको 1.7 दिखाई पड़ रहा होगा, और नवीकरणीय आपको इतना दिखाई पड़। अब अगर यहाँ कभी क्रम लगाने पूछेगा, सबसे ज़्यादा ये हो गया, फिर नवीकरणीय हो गया, फिर आपका जल विद्युत होगा, और अंतिम में नाभिकीय आएगा। नाभिकीय अंतिम को पकड़ लीजिएगा, कहीं भी इसको मैचिंग आप उसको सवाल को आराम से बना सकते हैं। बाकी हमारे देश में जो निजी क्षेत्र की भागीदारी देखिए 50% है, फिर राज्य की इतना, फिर केंद्र का इतना। ये भी कभी कभी शेयरिंग अगर जब हुआ तो पूछ सकता है। अब यहाँ देख हमारे देश बिजली का जो कंडीशन है, तो पवन ऊर्जा की जहाँ तक बात है सबसे ज़्यादा कहाँ, आपका तमिलनाडु में, फिर गुजरात में, फिर कहाँ, कर्नाटक में। ये 31 दिसंबर 2022 का वहाँ का क्षमता के अकॉर्डिंग है। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ, जल शक्ति तो मैं कर ही दिया। अब यहाँ देखिए, हाँ, ये भी कर दिया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो ही गया। अब इसमें हाँ, ये भी मैं आपको करा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो ये तो हो गया आपका बिजली वाला, जितना चीज़ है उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस बार का जो बजट है, बजट में जो खर्चे का प्रावधान किया गया है, आखिर पैसा आता कहाँ से, पैसा जाता कहाँ है। तो पैसा आता कहाँ, ध्यान से सुनिए, रुपीज़ कम्स फ्रॉम बजट 2023-24 में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है वो ध्यान रखना है। देखिए 34 है, बोरोइंग एंड लैंड लिक्विडिटी, तो ये बहुत जो है ना ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। फिर देन सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा हो गया, ये गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। फिर आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। फिर आपका इनकम दोनों बराबर है। अब पैसा आखिर जाता कहाँ, ये भी चीज़ है ध्यान में कि लाइक पैसा जाता कहाँ है, इस पर आप सबसे अधिक वाला याद रखिए, और अंतिम लास्ट में 1-2 भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे जो है ना आपका पैसा किस में जा रहा है, इंटरेस्ट को पेमेंट करने, ब्याज भुगतान में ही जा रहा है, मतलब 20%। बाकी आपका स्टेट का जो शेयर है आपका जीएसटी में, वहाँ पे फॉर स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी में जो है यहाँ पे है। तो ऐसे 2 आप याद रखिए, बाकी तो वही सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाएगा पैसा, बाकी और 2 स्कीम में है ही। तो इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, फैक्चुअल है, इसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, एक आईएमएफ जो संस्था है वो कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी हो गया, और आपको फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी जारी है करती है। सरकार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये देखिए डेट स्टार्टिंग है, गोरखपुर यूपी से हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने किया था, इस तारीख से इम्प्लीमेंट हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव है अंडर द स्कीम इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, हर इंस्टॉलमेंट में सरकार 2,000 किसानों को क्या करती है, देती है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अब आइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही चर्चा में रहा था, इसका देखिए ये लॉन्च का डेट ये आप याद रखिए अच्छे से। इसमें देखिए कितने मंत्रालय हैं, 3 मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, या उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 3 जो है ना मंत्रालय मिल के इस जो है ना प्रोग्राम को जो है कर रही है, आगे चला रही है। बाकी चीज़ें इसमें इसका वही है कि इंक्रीज करना लिंगानुपात को, ठीक है ना, और जिस तरह से भेदभाव
होता है उसको क्या करना, दूर करना लड़का लड़की में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये देखिए आप डेट याद रखिए, 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ। इसमें सिंपल सी बात है कि 3 को मर्ज कर दिया गया, किसको किसको। इसमें पहली बात तो ये है कि एक था एफरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, उसको इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट इस प्रोग्राम उसको, और वन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट इसको, सबको मिला के जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया गया था 2015 में। ठीक, अब इसमें वही है कि एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन सिंचाई चीज़ें ये करना। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और है आपका हेल्थ सॉइल कार्ड, जो ना मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसको लॉन्च का डेट याद रखिए, मोटा मोटी ये है। बाकी राजस्थान में किया गया था इम्प्लीमेंट, जो है ना आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ने जो है ना ये इम्प्लीमेंट इसको किया है, करता है। स्लोगन क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें चीज़ें जो है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और स्कीम आपका जो है ये वाला, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय श्रमजेब जयते। श्रमजेब जयते मतलब ये 2014 में लॉन्च किया गया था। लेबर फैक्टर जो है ना इसको बेहतर करने की दिशा में एक जो है ना प्रयास था। नेक्स्ट चलते हैं, मेक इन इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉन्च किया गया, ये डेट याद रखिए 25/7/2014 को। वही कि हमारे घर में आके बनाइए ताकि हमारे देश की जीडीपी या चीज़ें और भी बेहतर हो सके। अब इसमें जो है, हाँ, ये बीपीएससी और पूछ चुका है, एफडीआई कितना आता है, मतलब परसेंटेज कितना किस एरिया में है। तो मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51% है आपका। फिर आपका यहाँ जो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो एफएम रेडियो में 49% है, प्रिंट मीडिया में 26% है, बैंकिंग प्राइवेट में 74% है, मल्टी ब्रांड रिटेल में आपको 51%। यही बार एग्जाम में पूछा, बाकी मैक्सिमम में 100% आपका एफडीआई था। ठीक ना। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, तो लॉन्च किया गया 1 मई 2016 को। टैगलाइन था स्वच्छ इंडियन बेहतर जीवन। बाकी वही है कि प्रधानमंत्री जो है ना उज्ज्वला योजना के तहत जो है ना बीपीएल परिवार को 1600 रुपया कैश दिया जाता था, ताकि अपना गैस सिलेंडर खरीद के वो जो है ना एलपीजी पर खाना बना सके। बाकी और इसमें विशेष कुछ नहीं है। स्टार्टअप इंडिया इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको शुरू अगस्त 2015 में ही किया गया था, लॉन्च लेकिन 16 जनवरी 2016 को किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है ना स्टार्टअप कल्चर देश राज्य में जो है ना डेवलप हो। ठीक, बाकी जो है इसमें और स्टार्टअप इकोसिस्टम को ना पूरे देश में फैलाने के लिए चीज़ें यहाँ पे लाया गया था। आगे इसमें देखते हैं एक दो चीज़ें और जो एग्ज़ाम में, हाँ, ये दीनदयाल उपाध्याय जो है आपका श्रम मेव जयते प्रोग्राम, इसको लॉन्च का डेट याद रखे, बाकी लेबर की तो मैं पता ही दिया। ठीक ना। आगे हेल्थ सॉइल कार्ड हो ही गया। अब इसमें एक स्कीम और था जो, हाँ, ये मेक इन इंडिया भी तो मैं आपको बता ही दिया, ये एफडीआई हो ही गया। एक दो स्कीम, हाँ, ये मुद्रा स्कीम अभी बीपीएससी को फंड पूछा है, ठीक, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। देखिए मुद्रा स्कीम जो है लॉन्च का डेट याद रखिए 8 अप्रैल 2015 को। फंड देना जो है ना जिनके पास फंडिंग नहीं है, जिनके पैसा नहीं है, फैसिलिटी 3 तरह का बांटा गया, शिशु, किशोर और तरुण। इसमें 50,000 तक का लोन, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन, और इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया। इसका फुल फॉर्म क्या था, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे तो इसमें, हाँ, वर्ल्ड बैंक कुछ कुछ रिपोर्ट जारी करती है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, ये सब वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए इंडेक्स है। तो ये आपका पिछले जो भी लगभग 1 साल का जो करंट अफेयर्स है नेशनल लेवल का इकोनॉमिक्स के एरिया में, उसको मैं कवर किया। अगर इसमें और कुछ बच जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे उसको नोट्स बना के ही शेयर कर दूंगा। जैसे कि कोयले का भंडार एक छूट गया, कितना उत्पादन कितना है, और भी कुछ कुछ हमको लग रहा है छूटा है, तो उसको मैं 1-2 दिन में अपने टेलीग्राम पे ही कर दूंगा, उसका मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। इस प्रकार से देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी का 3 वीडियो मेरा आया है, एनसीईआरटी बेस्ड,
2 वीडियो आया है और ये करंट बेस 1 वीडियो आया। तो 3 वीडियो में चीज़ें जो है आपका मोटा मोटी हो गया है। इसको देख लें वीडियो को 1-2 बार। बाकी आप भी अपने लेवल पे जो पढ़ाई की है उसको भी एक बार रिवाइज करते रहिएगा। अब नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, एक ही में हो जाएगा। उसका नाम है पॉलिटी एनसीईआरटी बेस्ड, लक्ष्मीकांत सर की बुक है। और भी कई चीज़ों को लेके प्रीवियस बेस पे बना देंगे, आपका वो हो जाएगा। बाकी और भी जो जितना हो सकेगा हमको लगभग आगे 2-3 दिन तक वीडियो बना के आप लोग को दूंगा। अगर अभी कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा, क्योंकि 29 को तो आप लोग का पेपर है, तो मेरे ख्याल से 25 के पहले ही वीडियो बनाना सही होगा। बाकी तो आप लोग 4-5 दिन तो आप किताब में एकदम अच्छे से बने रहिएगा। बाकी वीडियो सब बना ही दिए हैं, उसको 1-2 बार आप देख के अपना भी रिवीजन वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कमेंट जब भी कोई करें तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही करें, आधा अधूरा कमेंट ना करें। मैं खुद बीपीएससी एग्ज़ाम के कंटेंट को लेके इतना सीरियस हूँ कि मत कहिए। चाहे हमको कोई रिपोर्ट ही क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है, रिपोर्ट में साइट जाके वहाँ करता हूँ। नहीं तो मार्केट में कई सारा मैगजीन्स है जहाँ पे डेटा पुराना है, वहाँ पे तो मैं उसका कभी यूज नहीं करता हूँ, ठीक ना। उसका टेंशन ना लें, बस पढ़ते रहें। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ जाकर उसको लिंक से ज्वाइन करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।